हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सुपर 100 के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस जो है वो करेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, 2 वीडियोस जो हमारी इसकी आ चुकी हैं, तो आज ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे के जो हमारे 10 प्रश्न हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो 21st क्वेश्चन था वो था एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल 3:2 के अनुपात में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की है तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं और वो एक वृत्तीय मार्ग यानी कि एक सर्कुलर रास्ते के अंदर, एक सर्कुलर रोड के ऊपर जो है दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई की दोनों की जो स्पीड का रेशो है वो क्या है, 3:2। तो हम जो है स्पीड को एक्स मान लेते हैं। अगर हम स्पीड को जो है एक्स मानेंगे तो यहाँ से जो एक्स की स्पीड है वो क्या होगी, 3x मीटर पर सेकेंड। वाई की स्पीड हो जाएगी 2x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे को पार कर रहा है, पास कर रहा है, यानी कि वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से अगर उन्होंने शुरू किया है तो दोनों व्यक्ति इसी डायरेक्शन में ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों की स्पीड हमने निकाल ली थी, 3x मीटर पर सेकेंड थी एक्स की और वाई की थी 2x मीटर पर सेकेंड। तो उनकी स्पीड के अंदर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x यानी कि x मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया डिफरेंस उनकी स्पीड के अंदर। अब देखिए ये जो पूरा रास्ता है ये इन्होंने कितना बताया है, ये है 300 मीटर का। ठीक है, कि ये जो पूरा सर्कल है हमारा, ये पूरा जो सर्कुलर रोड है ये है 300 मीटर का। ठीक है, तो और जो स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं कि x की स्पीड है 3x मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 300, स्पीड है x की हमारे पास 3x। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस था स्पीड का वो था x। ठीक है, तो यहाँ से अब इस रोड के ऊपर 300 मीटर का डिफरेंस के ऊपर x मीटर की स्पीड से जो टाइम है वो कितना लगेगा, जो t टाइम है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो टाइम है वो कितना आ गया, 300 बटा में x सेकेंड। अब देखिए वो 3 किलोमीटर उनको टोटल दौड़ना है, 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर की उनकी दौड़ रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 3000 मीटर और जो एक राउंड के अंदर डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। जो ये सर्कुलर रोड था हमारा ये है 300 मीटर का। तो 3000 को जब हमने 300 से डिवाइड करा तो हमारे पास टोटल कितने राउंड आ जाएंगे, 10 चक्कर। यानी कि इस सर्कुलर रोड पे जब वो 10 बार चक्कर लगाएंगे तो वो 3 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर एक कंडीशन भी रखी थी कि जो ये पहला सर्कल है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। दौड़ का जो पहला चक्र होगा जब स्टार्ट हुई है उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच गए अब 9 चक्कर, 9 बार। ठीक है, अब टोटल वो 9 बार चक्कर लगा रहे हैं। अब 9 बार के अंदर जो x की स्पीड थी वो कितनी थी, जो रेशियो दिया हुआ था 3। ठीक है, तो यानी कि टोटल 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि जो पहला व्यक्ति है जो x है वो y को 3 बार जो है क्रॉस करेगा, 3 बार जो है उसके पास से गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हमें उसकी लंबाई निकालनी है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 2 सर्कल हैं, उनका जो सकेंद्रित है यानी कि उनका जो ओरिजिन या सेंटर पॉइंट है वो सेम है। तो ये 2 मान लीजिए हमारे सर्कल हो गए। अब एक सर्कल की जो जीवा है यानी कि जो बड़े सर्कल की जो जीवा है वो छोटे वाले सर्कल की स्पर्श रेखा है, उसको स्पर्श करके गुजर रही है। ठीक है,
अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी त्रिज्या जो है वो तो है 5 सेंटीमीटर और जो छोटा सर्कल है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये डिस्टेंस है, ये जो चीज है ये है 4 और जो ये टोटल है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बताना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर हम इस सेंटर ऑफ पॉइंट को इस बिंदु तक मिलाते हैं, बड़े सर्कल के इस पॉइंट पर आकर मिल गया, तो ये भी जो है ये हमारे सर्कल की क्या है, बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालनी है ये चीज, ये मान लीजिए ओ ओरिजिन हो गया, ये ए और बी जो हो गई जीवा हो गई या स्पर्श रेखा हो गई, और ये यहाँ सी बिंदु पर जो है ये बिंदु हमारा सी हो गया। ठीक है, जो सर्कल को टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को। अब देखिए ओ ए सी ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो बेस है सी ए। तो यहाँ से इसका पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें क्या है बेस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और 4 क्या है परपेंडिकुलर, तो -4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ए सी है वो क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए ये तो सिर्फ ए सी 3 सेंटीमीटर आएगा, अगर हम इस टोटल की लंबाई लेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर इधर वाली, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 0 के, तो हमें साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो गया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की किस वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, वो होती है 45 पे, यानी कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√2 के। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो अब आप जो है साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा में जो है साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह 45 लेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस कोस थीटा 1/√2 की पावर 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामी, कार्या और कीर्ति मिलकर 4 दिनों में एक दरी बुन सकते हैं। कामी अकेले 12 दिनों में और कीर्ति 10 दिनों में कर सकती है, तो कार्या का अकेले कितना समय लगेगा कार्या को दरी बुनने में। अब देखिए कामी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन वो काम को 12 दिन में कर रही थी, तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/12। कीर्ति 10 दिनों में काम कर रही थी, तो कीर्ति का एक दिन का काम हो गया 1/10, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रही थी 4 दिन में, तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4। अब क्या होगा कि तीनों जो एक दिन में अलग अलग काम कर रही हैं उसको मिलाकर उन तीनों का एक दिन का काम जो है वो बराबर होना चाहिए। तो तीनों का एक दिन का काम क्या है 1/4, और तीनों का जब एक दिन का काम अलग अलग जोड़ेंगे तो वो क्या होगा 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1 में कार्य का काम। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी 1 कार्य का काम जो आ जाएगा 1/15 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 15 दिन, तो कार्य अकेली उस काम को 15 दिन के अंदर कर लेगी, यानी कि वो 15 दिन के अंदर दरी को बुन देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल और अनुकूल यात्रा के बीच का समय का अंतर 40 मिनट है, तो दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए धारा के साथ गति जो है वो जुड़ जाती है, तो 6 +
2 हो जाएगा, तो ये बनेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के खिलाफ यानी कि डाउनस्ट्रीम की बात होती है तो गति माइनस होती है, तो 6 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास धारा के खिलाफ गति कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, उसने धारा के प्रतिकूल और अनुकूल यात्रा के बीच का टाइम दे रखा है 40 मिनट। ठीक है, तो टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। और यहाँ से आप देखिए कि उसने कहा कि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल यात्रा के बीच के समय का अंतर जो है वो 40 मिनट्स है। यानी कि जो धारा के प्रतिकूल यानी कि जब धारा के खिलाफ वो चल रहा है तो हम टाइम निकाल लिया हमने, डिस्टेंस बटा में 4 जो उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के खिलाफ, माइनस धारा के अनुकूल डिस्टेंस ले लिया, डिवाइडेड बाय या बटा में जो धारा के साथ करती थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसके बराबर होगा, 40 मिनट के। तो आप डिस्टेंस को एज इट इज रखेंगे और जब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करेंगे आप एलसीएम वगैरह लेकर, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 16/3 किलोमीटर। तो यानी कि उस व्यक्ति ने 16/3 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी लिखित कीमत पर 15% की छूट देता है, 19% का लाभ कमाने के लिए उसे लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है, यानी कि इसने जो है मार्क्ड प्राइस जो है हमें निकालना है लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमने ले लिया, मान लीजिए कि जो सीपी कॉस्ट प्राइस है वो 100 मान लिया हमने, तो उसको जो है उस कॉस्ट प्राइस पे 19% का लाभ कमाना है। 19% का लाभ कमाने के लिए उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन जाएगा, 100 प्लस में 19 यानी कि 119 रुपए, ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अब जो मार्क्ड प्राइस है अंकित मूल्य उसको हमने एक्स मान लिया, एक्स मानने के बाद वो क्या कर रहा है, जो सेलिंग प्राइस उसका है उसके ऊपर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स तो क्या होगा उसका जो हमने माना है मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस जो वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट एक्स के ऊपर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एक्स गुणा में 15/100, ये उसका डिस्काउंट बनेगा। और डिस्काउंट को जब हम मार्क्ड प्राइस में से घटा देंगे तो वो जो प्राइस आएगा उस प्राइस पे वो उसको बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17x/20। ठीक है, अब देखिए ये जो 17x/20 ये है और जो ये 119 का हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, ये दोनों बराबर होने चाहिए इसका मतलब, तो क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस निकाला है हमने और जो 19% गेन के ऊपर जो वो बेच रहा है वो भी सेलिंग प्राइस था, तो ये दोनों बराबर रखेंगे। 17x/20 किसके बराबर हो जाएगा, 119 के। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 140 रुपए। तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या आ गया, अंकित मूल्य क्या आ गया, 140 रुपए। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने कितना लेके चले थे, वो हमने 100 रुपए लिया था, तो इसका मतलब यहाँ से जो और मार्केट प्राइस हमारे पास 140 आ गया, कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया था, तो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 140 में से 100 घटाया तो हमारे पास 40 रुपए यानी कि 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 22, इफ x लेस देन y लेस देन 10 देन द वैल्यू ऑफ y इज। ये हमें एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो इसका जो मोड है वो 22 दिया हुआ है, तो आपको इसमें y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपको सबसे पहले ये मोड का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, अब देखिए कि यहाँ से आपके पास इंटरवल कौन सा है 10 के लिए, सबसे पहले तो आप किसने क्या कहा, x लेस देन y लेस देन 10, तो 10 वाला जो इंटरवल सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा 10 है फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा, तो इसी इंटरवल को हम लेंगे। तो इस इंटरवल के लिए जो L है आपका वो कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि ये इंटरवल 20 से स्टार्ट हो रहा है।
तो L हो गया 20, F जो है आपकी ये फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी, F1 इससे जस्ट एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो हो गई आपकी 8, F2 इससे जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आगे की फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 इज इक्वल टू हो गया X, और H जो इंटरवल का डिफरेंस है यानी कि ये 30 माइनस 20 10। ठीक है, अब जो ये सारी वैल्यूज है आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो मोड की जगह 22 पुट कर दिया, L की जगह 20 आ गया, प्लस F की जगह 10, F1 की जगह 8, तो 10 माइनस 8 अपॉन में 2F 20 बन जाएगा, माइनस में F1 8, F2 की जगह माइनस X और मल्टीप्लाई में H की जगह 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो X की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। आप इसको पूरा सॉल्व करके देखें, आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो। अब देखिए, हमने जो है चीनी का शुरू का प्राइस मान लिया 100 रुपये, उसके बाद उसके अंदर इंक्रीज कितना हुआ 25% का, तो 25% इंक्रीज होने के बाद प्राइस में कितना इंक्रीज हो जाएगा 25 बटा में 100 गुणा में जितना उसका प्राइस पहले था गुणा में 100 यानी कि 25 रुपये। तो 25 रुपये प्राइस जो है वो कीमत जो है वो बढ़ गई, तो 100 रुपये पहले थी 25 रुपये बढ़ गई, तो अब टोटल इंक्रीज प्राइस बढ़ा हुआ प्राइस बढ़ी हुई कीमत कितनी हो गई 125 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, देयरफॉर द परसेंटेज बाय विच हाउसवाइफ शुड डिक्रीज द कंजप्शन बी। अब जितनी परसेंटेज से जो कंजप्शन है वो डिक्रीज करनी चाहिए वो कितनी होगी 25, यानी कि जो हमारा इंक्रीज था या प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय जो बढ़ा हुआ प्राइस है इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है, गुना में जो हमारा स्टार्टिंग में प्राइस था। ठीक है, जो स्टार्टिंग के अंदर प्राइस था हमारा 100 रुपये। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20%, यानी कि उसको गृहिणी को जो है 20% की कम खपत करनी चाहिए ताकि खर्चे पर कोई असर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक टावर के पैर से ए और बी दूर स्थित दो बिंदुओं से ऊंचाई के कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो टावर की ऊंचाई कितनी है। ये मान लीजिए ए बी जो हमारा एक टावर है, ठीक है, इससे दो बिंदु हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, ये दो बिंदु इससे दूर स्थित हैं। ठीक है, एक जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का और एक कोण बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहां से देखिए आपने इस ट्रायंगल को सभी पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए बी, जो एक पॉइंट है वहां से डी है और जो दूसरा पॉइंट है वो सी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी ये तो है 30 डिग्री का, एंगल ए डी बी ये है 60 डिग्री का, तो हमें ये जो हाइट है ये एच निकालना है। अब देखिए आप ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो ये टेंजेंट 30 बनेगा ये किसके इक्वल होगा ए बी बटा में बी सी। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट 30 आपका बन गया ए बी बटा में बी सी, टेंजेंट 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, एच बटा में जो ये टोटल डिस्टेंस है ये कितना था ए। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हमने सोल्व किया तो एच की वैल्यू आ गई ए बटा में √3। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए डी बी के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट 60 आपका कैसे होगा एच बटा में बी के। ठीक है, ए बी और डी इस ट्रायंगल के अंदर यानी कि ठीक है इस ट्रायंगल में आपका टेंजेंट 60 इज इक्वल टू आ गया एच बटा में बी। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई √3 बी। ठीक है, बी √3 आ गया यहाँ से। ठीक है, इसको आप उस जो टेंजेंट की चीजें हैं इनको आप उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है साइन कोस और टेन थीटा।
ठीक है, यहाँ से। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्रायंगल में आप इस तरीके से इस टेंजेंट थीटा को निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, h इज इक्वल टू ए बटा में √3 और h इज इक्वल टू बी √3। ठीक है, तो यहाँ से जब इन दोनों चीजों को हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बटा में √3 इंटू में b √3। तो यहाँ से √3 जो है √3 से कैंसिल हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ab। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है और अकेला सी बुधवार को काम करता है। ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है और इसी तरह यह काम जारी रहता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि तीनों जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8, 16 और 12 दिन के अंदर। तो हम इनके टोटल जो है वो निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16 ये आपका आ जाएगा 48। ठीक है, तो एक तरीके से जो 48 यूनिट काम हो रहा है टोटल, वो जो है इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये जो तीनों हैं और इनका एक दिन का काम इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो 48 यूनिट कर रहा है टोटल काम, जिसमें से ए करता है फिर 8 यूनिट, बी कर रहा है 12 यूनिट और सी ने करे हैं 16 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि जो ए बी सी है वो तीनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। ए तो कर रहा है मंडे को, बी कर रहा है ट्यूसडे को और सी कर रहा है वेडनेसडे को। फिर उसके बाद वापस जो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो 3-3 डेज के पेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है मंडे को ए कर रहा है 8 यूनिट, ट्यूसडे को बी कर रहा है 12 यूनिट और सी कर रहा है 16 यूनिट। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। ये देखिए टोटल जो हमने काम निकाला था एलसीएम से उनका 48 यूनिट था। तो जिसमें से ए मंडे को कर रहा है तो ए का काम जो कितना बनेगा 48/8 यानी कि 6 यूनिट। बी का बनेगा 48/12 ये बनेगा 3 यूनिट और सी का बनेगा 48/16। टोटल काम जो हमारा है 48 यूनिट और जिसमें से जो सी कर रहा था कितने दिन में, 16 दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से सी का कितना बन जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, 8, 16 और 12 था। तो बी का काम 16 था और सी का 12 था यहाँ से। ठीक है, तो 16 से बी का जो है बन गया 16 थी 48 3 यूनिट और जो सी है उसका बन गया 4 यूनिट। अब देखिए इन तीनों का इन 3 दिन का काम कितना बन जाएगा, 13 यूनिट। टोटल कितना है हमारे पास 48 यूनिट। 13 से अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 13 3 39 पूरा बनेगा और प्लस में कितने दिन और बन जाएंगे, उसके बाद 39 के बाद हमारे पास दिन बचेंगे 9 दिन और रह जाएंगे। तो ये 39 तो पूरे पूरे बन गए हमारे 13 गुना में 3 करके पेयर में। ठीक है, अब जो बाकी के 9 दिन बचेंगे उसको वो किस अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये 39 यूनिट का काम तो जो है इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा कि मंडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ए बी और सी ने किया है। तो 39 यूनिट तक का काम तो उन्होंने 3 राउंड में पूरा कर दिया। अब उसके बाद 39 के बाद जो ए है उसकी टर्न आएगी। ठीक है, तो ए कितना करेगा, 6 यूनिट काम ए ने कर दिया। तो अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45 यूनिट काम हो गया हमारा। तो अब 45 के बाद अब अगले दिन किसकी टर्न आ जाएगी, बी की टर्न आ जाएगी। बी कितना करेगा, 3 यूनिट। तो ये हमारा पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 48 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड कहाँ होगा, किसके लास्ट करने से काम खत्म होगा, कि बी जब सबसे लास्ट में इस काम को करेगा तो ये काम खत्म हो जाएगा।
अब देखिए कि बी का आगे सर्कल कैसे बनेगा कि कौन से दिन जो है बी ने इस काम को पूरा किया है। पहला ऑप्शन क्या है, यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। किस तरीके से होगा कि यहाँ से इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 48 यूनिट का जो काम है उसको ये तो क्लियर हो गया कि खत्म कौन कर रहा है, बी खत्म कर रहा है। तो जो ये 39 यूनिट कर रहे थे वो उनका हो रहा था 9वें दिन, ठीक है। 9th डे पे इतना कंप्लीट हो रहा था काम। 10th डे पे जो है 6 यूनिट और होने के बाद 45 यूनिट हो रहा था 10th डे, 10वें दिन पे, ठीक है। और इस तरीके से जो 11वें दिन है वो पूरा काम कंप्लीट हो रहा था 48 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आ गए 11 दिन, ठीक है। 11 दिन में से 7 का तो जैसे वीक हो गया प्लस 4, तो ये 7 एक वीक कंप्लीट हो गया। और 4 के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। तो ये चौथा दिन क्या आ गया, थर्सडे, यानी कि ये काम थर्सडे को, बृहस्पतिवार को खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 11वें दिन खत्म हो रहा है, तो यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार को। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के लिए कुछ सॉल्यूशंस। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरीके से अपने अच्छे से तैयारी करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।